स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द सप्लाई। प्रीवियसली मैंने डिमांड को डिस्कस किया था और अब मैं सप्लाई को डिस्कस कर रहा हूँ। सप्लाई हम उस मिकदार को कहते हैं, उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि एक सेलर किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बेचना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जो बेचनी नहीं चाहता, इसका मतलब है वो सप्लाई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं वो चीज जो कि वो अपने शोरूम में या अपने पॉइंट ऑफ सेल पे रख के बैठ गया है और बेचने के लिए तैयार है, हम उसे कहते हैं वो सप्लाई है। तो वो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक सेलर किसी दी गई कीमत पर बेचना चाहता है, हम उसे सप्लाई कहते हैं। और जो अभी नहीं बेचना चाहता वो फिर कभी बेचेगा या जब कभी मुनासिब टाइम वो समझेगा तब बेचेगा, इसको हम स्टॉक का नाम देते हैं। सो सप्लाई वो मिकदार है जो वो आज इस वक्त बेचने के लिए तैयार है, और स्टॉक वो है जिसके मुतालिक वो मुस्तकबिल में शायद बेचने का इरादा रखता है। सो आज की दी गई कीमत पर वो जितना माल बेचना चाहता है, जितनी मिकदार बेचना चाहता है, उसे हम सप्लाई का नाम देंगे जो कि उसके पॉइंट ऑफ सेल पर मौजूद है। इसी बुनियाद पर हम लॉ ऑफ सप्लाई पर बात कर सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई वो मिकदार है जो कि वो आज लॉ ऑफ सप्लाई को हम इसी म्यार पर पढ़ेंगे। हम ये कहते हैं जनाब के जब भी प्राइस में इजाफा होगा, सेलर सप्लाई में इजाफा कर देगा। चूंकि प्राइस बढ़ने की सूरत में वो ये सोचेगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, ये बड़ी अच्छी सूरत है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए, वो खुश होगा। लिहाजा वो क्या करेगा कि स्टॉक में से माल निकालेगा और लाके सप्लाई में इजाफा कर देगा, चूंकि ये कमाने का अच्छा मौका है। लेकिन अगर प्राइस में कमी आ गई तो वो ये समझेगा कि मेरे मुनाफे में कमी आई है, वो इस पर रंजीदा हो जाएगा, इसलिए वो सप्लाई से माल निकालेगा और जाकर स्टॉक में वापस रख देगा और कहेगा कि मैं इसको किसी और टाइम पर बेच लूंगा, आज मेरा बेचने का कोई प्लान नहीं है। इस सारे मामले में हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अगर प्राइस में इजाफा होगा तो सेलर क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा कर देगा। इंक्रीज इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, while decrease in price causes decrease in quantity supply, यानी प्राइस के कम होने पर वो सप्लाई को कम कर देगा और सोचेगा फिर किसी और वक्त में इसको बेच लेंगे। इसी बात को हम एक स्केड्यूल से भी शो कर सकते हैं और डायग्राम से भी। फॉर एग्जांपल, इस वक्त प्राइस $2 है और सप्लाई 200 kg है। अगर प्राइस में इजाफा हुआ तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी सेलर के लिए, इसलिए वो इसका फायदा उठाने के लिए क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा कर देगा। लेकिन अगर प्राइस में कमी आ गई तो ये उसके लिए एक संजीदा मसला होगा, लिहाजा वो बहुत सारा माल सप्लाई से निकालकर स्टॉक में रख देगा। इस तरह क्वांटिटी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। हमारे इस स्केड्यूल में जब प्राइस $2 से $1 होती है तो क्वांटिटी सप्लाई 200 से 100 kg तक रिड्यूस कर दी जाती है, और जब प्राइस $2 से $3 होती है तो क्वांटिटी सप्लाई में 200 से 300 तक का इजाफा कर दिया जाता है। राइट। सो इसी बात को हम चाहें तो स्केड्यूल पे भी से डायग्राम पे भी मूव कर सकते हैं कि जब हमारी प्राइस जो है वो $2 थी तो 200 kg सप्लाई थी। प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे है, सप्लाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। जब प्राइस में इजाफा हुआ यानी प्राइस मूव कर गई $3 से $2 से $3 पे, तो प्रोड्यूसर खुश हो गया या सेलर खुश हो गया। उसने मौके से फायदा उठाने के लिए सप्लाई में इजाफा कर दिया, उसने स्टॉक से माल निकाला और सप्लाई को बढ़ा दिया। इस तरह हम बी पॉइंट से सी पॉइंट पर चले गए। इसके बरक्स जब प्राइस में कमी आई, मींस प्राइस को रिड्यूस किया गया $2 to $1, तो वो
परेशान हो गया, उदास हो गया और उसने माल को सप्लाई से निकाला और स्टॉक में जाके वापस रख दिया और कहा कि फिर कभी सेल कर लेंगे। इस तरह सप्लाई कम होकर $100 हो गई और हम बी से ए पर आ गए। जब हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाया ए बी सी, तो ये हमारा सप्लाई कर्व बन गया जो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूव करता है और शो करता है कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन यहां पे भी याद रहे कि वो चेंज जो प्राइस की वजह से आएगी और प्राइस इसका प्राइम डिटर्मिनेंट है, देयरफॉर इस चेंज को हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व भी देखेंगे। लेकिन अगर किसी और वजह से चेंज आई तो सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि प्राइस अगर P1 से P2 होती है और सप्लाई बढ़ के Q1 से Q2 होती है, हम A से B पे चले जाते हैं, हम इसे कहेंगे ये है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो हम इसे कहेंगे इस मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व एंड रीजन इज दिस कि प्राइस में चेंज आया है। इसी तरह अगर प्राइस में कमी आ जाए यानी P2 से P1 हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाई Q2 से Q1 हो जाएगी और हम P पॉइंट से A पे आ जाएंगे और इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ये दोनों चेंजेस जो प्राइम डिटर्मिनेंट की वजह से आई हैं, ये उसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने से जाहिर की जाएंगी। अब दूसरी तरफ अगर अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम एक फर्नीचर सप्लायर हैं और हम वुडन फर्नीचर सप्लाई करते हैं और हमारी एक चेयर जो है वो 5000 रुपीज की है और हम 5000 रुपीज की एक चेयर सप्लाई करते हैं। नॉर्मली हम रोजाना 100 चेयर्स जो है वो बनाते हैं पॉइंट बी पर। नॉर्मली हम 100 चेयर्स बनाते हैं और हम पॉइंट बी पर हैं। प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वुडन मटेरियल सस्ता हो जाता है और वुडन मटेरियल के सस्ता होने पर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। ये चीज भी हमें खुश कर देती है और हमारे पास जितने लड़के काम करने आते हैं हम उन्हें कहते हैं कि यार रोजाना 8 घंटे जो काम करते हो, चलो ऐसा करो 12 घंटे काम करो या 16 घंटे काम करो। इस तरह हम प्रोडक्शन जो है बढ़ा देंगे, चूंकि हमारा मुनाफा बढ़ा है, और हम इसको कर देंगे 100 से 150। वर्किंग आवर्स कम से कम 8 में से 4 घंटे और बढ़ा के 8 से 12 घंटे कर देंगे। 50 चेयर कम से कम और बनाना चाहेंगे और हम सप्लाई कर 1 से सप्लाई कर 2 पर चले जाएंगे, यानी हम राइटवर्ड मूव कर जाएंगे और कहेंगे राइज इन डिमांड, बिकॉज इसकी रीजन प्राइस नहीं है बल्कि मटेरियल की कॉस्ट है, यानी प्राइस ऑफ वुडन मटेरियल है। इसके बरअक्स बिलफर्स अगर वुडन मटेरियल महंगा हो जाए और उसके महंगा होने से हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए और हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, तो नतीजे के तौर पे हम उदास हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन कम कर देंगे और सप्लाई को भी कम कर देंगे और हम एस नोट पे आ जाएंगे। इस तरह हम लेफ्टवर्ड मूव कर जाएंगे, इनवर्ड मूव कर जाएंगे और इसको हम कहेंगे फॉल इन डिमांड। रीजन इज दैट बिकॉज वुडन मटेरियल के महंगा होने से हमारा प्रॉफिट मार्जिन हिट हुआ है, इसलिए हमने प्रोडक्शन को भी कम कर दिया। इस तरह वुडन मटेरियल की मदद से हमने ये समझ लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपैक्ट होगी अगर कोई मटेरियल महंगा होगा और मटेरियल के महंगा होने से हमारा प्रॉफिट कम होगा, लिहाजा हम सप्लाई कम कर देंगे और लेफ्टवर्ड चले जाएंगे। कि अगर कोई मटेरियल सस्ता हो गया, तो नतीजे के तौर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा और मेरा प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो मैं अल्टीमेटली सप्लाई को बढ़ा दूंगा और ये राइटवर्ड चला जाएगा। अब राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट जो है वो हम पिछले डायग्राम में देख चुके हैं और अब अगली सारी बहस में हम इस राइट और लेफ्ट मूवमेंट को एरो से जाहिर करेंगे।
अब ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलर्स मार्केट में ज़्यादा होते हैं, हर सेलर अपने साथ कुछ ना कुछ सप्लाई स्टॉक ज़रूर लेकर आता है। तो जितने नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा होता जाएगा, यानी सप्लाई ज़्यादा होती जाएगी और हमारी जो सप्लाई लाइन है मार्केट की वो राइटवर्ड जाएगी। और इन दोनों केसेस में वजह यही है कि हमारा प्राइम डिटर्मिनेंट प्राइस जो है वो सेम है। अदर फैक्टर जब भी इफेक्ट करते हैं कर्व को शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब प्राइस काम करेगी अपना, जो कौन सी प्राइस, अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो कि प्राइम डिटर्मिनेंट है, तो हम उसी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाएंगे। लेकिन अदर फैक्टर की वजह से काम होगा तो हम राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और उसके अंदर जो मटेरियल है वो अदर फैक्टर है और नंबर ऑफ सेलर भी अदर फैक्टर है, प्राइस नहीं है। अब यहाँ पे प्राइस जो है फर्ज कर लीजिए कि कांस्टेंट है, लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेड है कि जो प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, यानी हमें ये तवक्को है कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड है, तवक्का है नहीं, ये एक तवक्को है। प्राइस आज की प्राइस नहीं है, ये प्राइस के मुतालिक एक्सपेक्टेशंस है, ये प्राइस के मुतालिक एक्सपेक्टेशन है, ये रूमर है, ये गॉसिप है, ये अफवाह है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है इस प्रोडक्ट की। आज की प्राइस वही है, सेम है, लेकिन फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ेगी। अगर फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ेगी तो हम सप्लाई को रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं, कम कर देते हैं? चूंकि जब प्राइस बढ़ेगी हम सप्लाई तब देंगे, लिहाजा आज के दिन में सप्लाई कर लेफ्टवर्ड मूव करेगा। बिलफर्स इसके बारक्स होता, कहा जाता कि आने वाले दौर में रूमर है, अफवाह है कि प्राइस कम हो जाएगी, तो प्राइस ने कम हो जाना है तो हमें आज ही ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देकर सेल कर लेनी चाहिए। तो इस तरह ये राइटवर्ड चला जाएगा। करेक्ट। अब अगर आप देखें टेक्नोलॉजी के एंगल से कि अगर कोई बंदा ये कहे कि प्राइस तो फिक्स है लेकिन टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है, टेक्नोलॉजी के इंप्रूव करने का एक सिंपल मतलब ये है कि रॉ मटेरियल कम लगेगा, रॉ मटेरियल कम लगेगा यानी वेस्ट कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट में इजाफा होगा, जिससे सप्लाई में भी इजाफा हो जाएगा और प्राइस जबकि सेम रहेगी, इससे ये राइट पर चला जाएगा। और दूसरे आसान अल्फाज में हर आने वाली टेक्नोलॉजी पहले की निस्बत लो कास्ट होती है, कम मटेरियल यूज करती है। पुराने दौर की गाड़ियां ज्यादा फ्यूल खाती थी, आज की गाड़ियां कम फ्यूल खाती हैं, लिहाजा हर आने वाली टेक्नोलॉजी लो कास्ट होती है। और वैसे भी टेक्नोलॉजी की वजह से स्पीड ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, इसलिए भी सप्लाई में इजाफा हो जाएगा और ये राइटवर्ड चला जाएगा। इसके अलावा एक इम्पैक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये टैक्सेस होते हैं जो कि हमारी सेल पर लगाए जाते हैं। जैसे कि आप यूं कह लीजिए कि अगर मैं एक पब्लिशर हूं तो मुझे बुक्स प्रिंट करनी है, मुझे बुक्स प्रिंट करनी है, क्योंकि मैं पब्लिशर हूँ, बुक्स छापता हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे पेपर पे भी टैक्स ऐड कर देगी और उस पे प्रिंट करने वाली इंक पे भी टैक्स लगा देगी, तो नतीजे के तौर पे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो मैं सप्लाई को कम कर दूंगा और लेफ्टवर्ड चले जाएंगे। लिहाजा इनडायरेक्ट टैक्स या सेल्स टैक्स लगाने से सप्लाई पर उलट असर पड़ेगा और हम लेफ्टवर्ड चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, बहुत सारा हिस्सा टैक्सेस में कट जाएगा, क्योंकि पेपर भी महंगा हो गया और इंक भी महंगी हो गई, मटेरियल महंगे हो गए, राइट जी। जबकि प्राइस सपोज टू बी सेम। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्राइस वही रहती है और हुकूमत कहती है कि जो आप किताबें छाप रहे हैं इससे बहुत इल्म फैल रहा है, इससे हम इस पर एक सब्सिडी दे देते हैं, हम इस पर सब्सिडी दे देते हैं, तो जब सब्सिडी दे दी जाएगी तो बुक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी,
उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नतीजे के तौर पे हम सप्लाई बढ़ा देंगे और ये राइटवर्ड चला जाएगा। अब सब्सिडी का एंगल आप समझ गए होंगे। सब्सिडी से मुराद वो अमाउंट है जो हुकूमत पे कर देती है किसी अच्छे काम पर कि ये काम बेहतर है और इसकी लागत पर कुछ पैसा हम अदा कर देते हैं। तो ये बच्चों होती है सब्सिडी। अक्सर फर्टिलाइजर पे दी जाती है, काश्तकार को दी जाती है, खादों पर भी दी जाती है, इस तरह काफी चीजों पर ये सब्सिडी दी जाती है। अब आ जाइए आप प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की तरफ। सप्लाई के मामले में आप सब्स्टिट्यूट खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसकी मिसाल मैं यूं ले सकता हूं कि फर्ज कीजिए हमारे पास एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हम लेडीज पर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेडीज पर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फर्ज कीजिए हम लेडीज पर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पर्स की प्राइस सेम है, लेकिन इन मेन बिटवीन समर वेकेशन खत्म हुए जिसकी वजह से स्कूल बैग की प्राइस ज्यादा हो गई है। मेरे इस काम में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा तो स्कूल बैग प्रोड्यूस कर दूंगा, तो मैं फौरी तौर पे सब्स्टिट्यूट को बढ़ाना शुरू कर दूंगा और मैं स्कूल बैग की प्रोडक्शन ज्यादा कर दूंगा। नतीजे के तौर पे सप्लाई बढ़ा दूंगा स्कूल बैग की, लेकिन मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है पर्स, उसकी सप्लाई में कमी आ जाएगी और उसका कर्व लेफ्टवर्ड चला जाएगा। लिहाजा सब्स्टिट्यूट के केस में अक्सर ये होता है कि अगर आप कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं और वो महंगा हो गया तो जो जेरे बहस प्रोडक्ट है पर्स, उसकी सप्लाई में कमी आ जाएगी और वो लेफ्टवर्ड चला जाएगा। लेकिन इसके बरक्स जो मुतबादिल प्रोडक्ट है, अगर उसकी प्राइस गिर जाए, बढ़ने की बजाय गिर जाए, कम हो जाए, तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे, यानी आप मुतबादिल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि आप उसी पर्स की सप्लाई में इजाफा कर देंगे, तो इसका कर्व राइटवर्ड चला जाएगा। होप कि यहाँ तक आपको बात की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।